आज हम अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के यूनिट 4 पार्ट बी को देखेंगे, जिसमें हम मार्क्सवाद की संपूर्ण विचारधारा को पढ़ेंगे। जैसे भौतिकवाद से संबंधित विचारधारा है मार्क्सवाद की, कार्ल मार्क्स की, तो उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे। उनसे संबंधित पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 सेमेस्टर में हमारे मई में एग्जाम आने वाले हैं, उनसे जो संबंधित प्रश्न होंगे उस पर एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे अपने पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे आंसर को एनालिसिस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने कर दिया है सब्सक्राइब ऑलरेडी, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमारे 6 सेमेस्टर के BA पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। सो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना आज का टॉपिक। कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद और उनके मूल्यों की अवधारणा के विषय में जब भी पूछा जाएगा, या पूंजीवाद की आलोचना के वर्ग संघर्ष से संबंधित प्रश्न आएंगे, या यूटोपियन समाज की व्याख्या कीजिए कार्ल मार्क्स के थ्रू, तो सभी क्वेश्चनों में गाइज इसी प्रकार से आंसर हमें लिखना होगा। क्योंकि जैसे लाइक आपको भी पता होगा मार्क्सवाद क्या है, जैसे हमने गाइज फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था अपने पॉलिटिक्स में कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिनके अनुसार समाज में ना पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, अर्थात समाज में साम्यवादी की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी को बराबर दर्जा मिले, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो। तो ये मार्क्स की विचारधारा थी जो कि वो समाजवाद के द्वारा, साम्यवाद के द्वारा फहराना चाहते थे। इसी को मार्क्सवाद कहते हैं। मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग यही था कि जो पूंजीपति वर्ग हैं उसका सभी मजदूरों को इकट्ठा होकर क्रांति के मार्ग के द्वारा भी उन्हें शांति लानी चाहिए। क्रांति करने के बाद वो ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ पर कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सभी की ज़रूरतें को पूरा हो। तो वो मार्क्सवाद चाहते थे, और इसी को संपूर्ण विचारधारा को हम मार्क्सवाद के रूप में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं गाइस। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, फिलोसफर, जिनका जो अर्थशास्त्र भी थे और समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और क्रांतिकारी समाजवादी विचारक थे, जिन्होंने क्रांति के विषय में भी वो पक्षधर थे और समाजवादी थे। अर्थात वो समाज के हित में कार्य करने के लिए उन्होंने अपने सभी लेख लिखे हैं। जिनका जन्म जो 1818 में जर्मनी के ट्रायर में एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म गाइस। ओके, और उनके जीवन काल में 1818 से मतलब जन्म हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बीच में जो उनका जन्म काल था उसमें जर्मनी और फ्रांस में कई सारी क्रांतियाँ, जैसे कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? वही जिसमें उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिया जाता है। उद्योग फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा सामान बनाने पर, उद्योगों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक शहर में श्रमिकों का जीवन खराब हो रहा था। ऑफ कोर्स हमें पता ही है, जब फैक्ट्रीज़ बनती है तो उसमें मज़दूरों की आवश्यकता होती है, और मज़दूरों से बहुत ज़्यादा अमानवीय तरीके से भी काम करवाया जाता था। हमारे इतिहास काल से ही देखा जा सकता है। और लोकतंत्र समाजवाद भी बढ़ रहा था उनके जो जीवन काल में। तो और हीगल ने भी अपने आदर्शवाद के ऊपर विचार दिए थे। इन सभी का हमारे कार्ल मार्क्स से प्रभाव पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने यंग हेगेलियन का हिस्सा भी बन गए थे, यानी वो हीगल के विचारों से प्रभावित थे, तो एक कम्युनिटी जैसी बन गई थी, उसका हिस्सा बन गए और कट्टरपंथी विचारकों को इन्होंने विकसित किया था तथा क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की बात की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो साम्यवादी के पक्षधर थे और उसके लिए वो क्रांति करने के भी समर्थन करते थे। कार्ल मार्क्स का जीवन निर्वासन में जीना पड़ा, अर्थात उन्हें कहीं एक स्थित नहीं रहे हुए। उन्होंने 1883 में 1843 में जर्मनी छोड़ना पड़ा, फिर पेरिस चले गए, वहाँ से भी निष्कासित हो गए, बाहर निकाल दिया गया उन्हें। और फिर वो ब्रुसेल्स चले गए। देन अंत में उन्होंने इंग्लैंड में शरण ली, जहाँ वे अपनी मृत्यु तक निर्वासन रहे, यानी वहीं पर रहे इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में उनके एक फ्रेंड थे, जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक एंगल्स, जिनके साथ ही उन्होंने अपनी रचनाएं को लिखा, एनालिसिस करा और अपना प्रकाशित भी किया। और वो जो एंग्लेंस थे उन्हीं के साथ उन्होंने आजीवन मित्रता, यानी पूरे लाइफ टाइम उनके फ्रेंड रहे थे बहुत ज़्यादा, और साझेदारी भी थे, यानी उन्हीं के साथ उन्होंने जीवन बहुत अच्छे से बिताया था। एंग्लेंस के साथ उनके फ्रेंड थे। और जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, इन सभी का इन पे, डेविड रिकार्डो का ना हमारे कार्ल मार्क्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसलिए इसे युवा हेगेलियन का भी प्रभाव था इनके ऊपर। उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं गाइस, कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी रचनाएं, उनकी बुक्स। फर्स्ट है आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि, 1844 में उन्होंने लिखी थी। प्रारंभिक मार्क्स के बारे में उन्होंने अलगाववाद का सिद्धांत के विषय में लिखा, अर्थात मनुष्य जो है मजदूर वर्ग हो या कोई मनुष्य जो पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली से अलग रहता है, इस विषय में उन्होंने अपने पुस्तक लिखी थी। सेकंड बुक है उनकी जर्मन विचारधारा, जर्मन के विषय में उन्होंने लिखा, 1845 में इंग्लिश के साथ लिखा था, जिसमें इतिहास की भौतिकवादी अवस्था के बारे में लिखा कि इतिहास से ही हम भौतिकवादिता देख सकते हैं कि मनुष्य जो है किस प्रकार अपने ज़मीनों जायदाद से लेकर
अपनी ताकतों को बढ़ाता है और दूसरे को, कम ज़मीन वाले लोगों को या कम पैसे वाले लोगों को, गरीबों को शोषण करता है, मजदूरों का शोषण करता है। इस विषय में भी उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा में लिखा। थर्ड में कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र यानी 1848 में एंग्लिस के साथ उन्होंने वर्ग संघर्ष यानी वर्गों के बीच संघर्ष होता है पूंजीवाद में, समाज में, उसके विषय में लिखा। और सामाजिक क्रांति के बारे में लिखा था। तो अब तक के सभी मौजूदा समाज के इतिहास का वर्ग संघर्षों का उन्होंने वर्णन किया है। फोर्थ है दास कैपिटल, जो कि 1967 में मार्क्स की मृत्यु के बाद एंग्लिस द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसका संचालन पूंजीवाद का विघटन की पूंजीवाद किस प्रकार खत्म हो सकता है, किस प्रकार हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद के द्वारा क्या होता है गाइस, निजीकरण व्यापक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा असमानता समाज में हम देख सकते हैं अभी भी अपने समाज में पूंजीवाद के द्वारा। और उसका अंतर्विरोध भी करते हैं मार्क्सवाद और उनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं। उनकी अन्य रचनाएं देखें तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, लुई बोनापार्टे का 18वां ब्रोमियर, ये सभी पुस्तकें उनकी। फ्रांस में ग्राइयो द ग्रेडियंस, अधिशेष के मूल्य सिद्धांत और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना, फ्रांस में वर्ग संघर्ष, इन सभी के बारे में उन्होंने और रचनाएं अपनी लिखी थी। और 1875 में 1875 की गोथा कार्यक्रम की आलोचना भी की थी मार्क्स ने। सो गाइस, अब हम अपने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के टॉपिक पे पढ़ते हैं। मार्क्सवाद का जो थॉट है वो मार्क्सवाद केवल समाज का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो दर्शन शास्त्र की संपूर्ण व्यवस्था, पूरी फिलॉसफी का ही एकदम संपूर्ण व्यवस्था, मैनेजमेंट है। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कि मार्क्स के विकास का सिद्धांत है, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात भी करी है, तो केवल उस दर्शन का ही एक भाग है। द्वंद्वात्मक जो है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत उसका भौतिकवाद का, वो ऐतिहासिक का पूरे इतिहास काल का वर्णन उन्होंने किया अपने समाज में, किस प्रकार से इतिहास काल से ही हम पूंजीवाद को देख सकते हैं या असमानता को देख सकते हैं, इस विषय में उन्होंने बताया है। तो बल्कि ये भी कहते हैं कि मूलभूत सिद्धांतों को सामाजिक दायरे में लागू करना है जो सारे संसार पर लागू होते हैं। ये वे सिद्धांत हैं, उनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो हैं वे सिद्धांत हैं जिन्हें मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया जो कि वास्तव में सारे दर्शन का केंद्र है। सभी के सभी जितने भी फिलॉसफी है उन सब का सेंट्रल मार्क्सवाद का है, क्योंकि वो गरीबी को मिटाना चाहते हैं और मनुष्य में समानता लाना चाहते हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद की विस्तृत व्याख्या की तथा उन्होंने पूंजीवाद की विस्तृत व्याख्या के साथ ही उन्होंने समाज के विकास का गहन अध्ययन किया कि समाज का विकास किस प्रकार हमें करना चाहिए, और साम्यवाद के बारे में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या की उन्होंने। मार्क्स ने पूंजीवाद की समालोचना करके वर्गविहीन समाज अर्थात एक ऐसे समाज की स्थापना के बारे में उन्होंने खोज निकाला कि जहाँ पे कोई भी ऊंच नीच, गरीब अमीर ना होगा, वर्गविहीन होगा, वहाँ पर कोई वर्ग ही नहीं होगा। ऐसे इतिहास के विकास की दिशा भी खोज निकाली और पूंजीवाद में शोषण के कारणों की खोज की कि पूंजीवाद में कैसे शोषण किया जाता है लोगों के साथ, तथा समाज के जन्म, जब से समाज बना है और उसके विकास हुए भौतिक चीज़ों के कारण जो हम देख सकते हैं उनका पता किया, और औजार हो जिस तरीके से औजार की खोज करी मनुष्य ने, इन सब के बारे में उन्होंने आखिरकार समाज बदलता है उन्होंने बताया। इतिहास के परिवर्तन के कारण खोज निकाले उन्होंने काफ़ी। इस तरह मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा प्रस्तुत की अपनी, जिसे दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहते हैं। अर्थात गाइस, जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में पूछेगा या ऐतिहासिक भौतिकवाद के विषय में पूछेगा तो हमें सेम यही टॉपिक लिखना है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सब में यही हमें लिखना है अपने मार्क्सवाद की विचारधारा के अंतर्गत। तो विकास के नियम के उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के वेस्ट उन्होंने खोजे यानी ढूंढे, फिर इतिहासवाद के बारे में उन्होंने बताया। तो इसी का हम भौतिकवाद के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं। मार्क्स की सिद्धांत की प्रणाली जो है ना, जो ये मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है, उसके प्रोसेस में समाज का या प्रकृति का विकास के नियम के बारे में बताते हैं कि प्रकृति में हम नेचर का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक एक साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से हम समाजवाद शामिल है। इन सबको मिलाकर ही हम मार्क्सवाद कह सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद जो है केवल समाज के लिए राजनीति की सोच ही नहीं है, ये अर्थशास्त्र की सोच भी है कि हमें अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार चलाना चाहिए। मार्क्स भले ही हीगल के द्वंद्वात्मक धारणा से प्रभावित थे, परंतु फिर भी वो हीगल के आदर्शवादी को अस्वीकार करते हैं। आदर्शवादी थॉट गाइस वही कि वो जो ऐसा राज्य होना चाहिए उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। वे कहते हैं, आगे कहा गया है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का जो मूलभूत कारण है, यहाँ से ही जो प्रोसेस चल रहा है उसका सबसे ज़्यादा मूलभूत कारण यह है कि विचार में अपने आप में पूरी तरह से उजागृत है। सभी विचार जो होते हैं, लाइक थॉट होते हैं, उसमें हमें जागरूक होना चाहिए एकदम अच्छे से, हमें सभी विचारों का एनालिसिस करना चाहिए, है ना। और तथा उत्पादन के लिए संगठित समाज होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जिसमें कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषक नहीं होगा, ऐसा समाज की स्थापना करना चाहते हैं वो, जहाँ पे प्रोडक्शन मालिक जो हो गरीबों का शोषण न करे। विकासवादी प्रक्रिया का लक्ष्य यही है उनके अनुसार।
मार्क्सवाद के। उन्होंने कहा कि संसार प्रकृति के अनुसार, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो नेचर के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की गति के नियमों के अनुसार विकसित होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है हमारे समाज में। उनका विश्वास था कि विभिन्न सामाजिक समयों में, बहुत सारे समय बीत चुके हैं, लाइक युग बीते हैं, समयों में जो है अस्तित्व में आए ये सभी समाज के भौतिकवाद नियम का ही प्रतिबिंबित थे। अर्थात जैसे लाइक गाइस हम समानतावाद देख सकते हैं। सर्वप्रथम जब किसान लोगों ने खेती करना सीखा तो वहाँ समानतावाद को देखते हैं कि जैसे कि कुछ लोगों ने ज़मीन हड़प ली या ज़मीन को अपने मालिक बना लिया खुद को, और छोटे किसानों, गरीब किसानों से खेती कराई तो उनसे शोषण करने लगे। और फिर पूंजीवाद में वही उद्योगपति अपने उद्योगों से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए मजदूरों से दिन रात काम करवाते हैं और उन्हें इतना वेतन नहीं देते, उन्हें कम वेतन देते हैं, सभी लाभ वो खुद ही उठाते हैं। ज़्यादा बेनिफिट किसे होता है? बिजनेसमैन को ही होता है, मालिक को होता है, मजदूरों को, लेबर वगैरह वर्ग को तो बहुत कम ही लाभ होता है। इसी के उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अपने प्रक्रिया में ये बताया है और क्रियाशील होने के सभी रीजंस बताए, अपने समाज की आवश्यकता द्वारा गतिशील होते हैं, ये बताते हैं मार्क्सवाद। एंगल्स के अनुसार क्या है गाइस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसे भी देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वस्तु एवं बिंबों को निश्चित रूप से उनके कम गति, उत्पत्ति एवं मृत्यु के रूप में समझता है। एंगल्स कहते हैं कि हमारा जो भी हम काम करते हैं, किसी की चीज़ का उत्पादन करते हैं या जब एंडिंग हो जाती है सामान की। अब हम देखते हैं कि मार्क्स से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो हेगल के द्वंद्वात्मकवाद से भिन्न है, क्योंकि मार्क्स को तो कहना है कि इतिहास काल से ही हम भिन्नता देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें किसी थिंग को देखने के लिए उसकी स्टार्टिंग एंडिंग सभी देखनी होती है। अर्थात वो तर्क, रीजनिंग और आत्म पर भी जोर देते हैं। वहीं मार्क्स के लिए ये वास्तविकता, गतिशील भौतिक तत्व है। यानी मार्क्स जो है ना भौतिकता पे अधिक विश्वास रखते हैं, मनुष्य की सोचों पे कम रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें भौतिकता पे और वास्तविकता, रियलिटी पर जोर देना चाहिए। हेगल के अनुसार ऐतिहासिक विकास जो है, जो हेगल ने पहले अपनी थ्योरी दे चुके हैं, उनके अनुसार ऐतिहासिक विकास क्या था? इस राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़ों के दबाव तले होता था कि राष्ट्रों के बीच जर्मन में जब लड़ाई चल रही थी तो उसके विषय में उन्होंने बताया था हेगल ने कि किस प्रकार जर्मन का विभाजन हुआ था 330 देशों के अंतर्गत। तो इसकी प्रेरणा एवं धारणाएं हैं। दूसरी ओर अगर मार्क्स का विचार देखें तो उन्होंने ऐतिहासिक विकास के बारे में बताया कि इतिहास में कैसे विकास हुआ है। उसका कारण वो आर्थिक रूप में ही लेते हैं मार्क्स, आर्थिक रूप में या ना कि राष्ट्रीय, अकेले इनका ही नहीं लेते। वह लक्ष्य जिसके कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जा रहा है, जो कि एक ऐसा समाज है। मार्क्सवाद जो है ना वो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी ने एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसका पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए संचालित है। अर्थात वो कहते हैं कि जो उत्पादन करता है ना, किसी भी सामान का प्रोडक्शन जो करता है, तो वही उसी के हाथ अधिकार बहुत सारे हो जाते हैं, उसके वह शिक्षा, राजनीति, सभी पर उसी का अधिकार अधिक हो जाता है। जिनके पास अधिक पैसे होंगे, जिनके पास उत्पादन का वो रहेगा अधिकार, जिसमें वर्ग अंतर नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे कोई अंतर ना हो, ना ही शोषण होगा। मार्क्स ने अपनी कृति, अपनी बुक जो लिखी है दास कैपिटल, उसके प्रथम खंड में भूमिका के अंतर्गत एक प्रसिद्ध अनुच्छेद में स्वयं लिखा है कि मेरा द्वंद्वात्मक तरीका है जो है ना वो केवल हीगल से भिन्न है, उसके बिल्कुल विपरीत है, हीगल के जैसा नहीं है। उनका द्वंद्वात्मक, उनका डिफरेंट है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम देख लेते हैं गाइस। क्या कौन कौन से नियम है? मार्क्सवाद जो है वो द्वंद्वात्मक पर हीगल से भिन्न विचार रखता है। द्वंद्वात्मक वही विचारधारा है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसमें वो हीगल से डिफरेंट है। फिर भी वह अपनी इस प्रवृत्ति को इसलिए अपनाता है ताकि वह हीगल के द्वंद्वात्मक को सही दिशा दे सके, नहीं ले जा सके। उसने द्वंद्वात्मक को सजाया हीगल से लिया, यानी कि हीगल के जो थॉट थी उसे तो लिया उसने, परंतु उसे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग उन्होंने साजो सामान किया, अर्थात उसमें थोड़े चेंजेस किए। हीगल की अवधारणा, प्रतिस्थापना, संश्लेषण की तरह मार्क्स ने भी अपना जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को 3 नियमों पर आधारित किया था। पहला है संख्या को गुण से या गुण को संख्या से बदलने का नियम। अर्थात इसमें कहा गया है कि परिवर्तन जो होते हैं, चेंजेस जो होते हैं, वो संख्या के अकॉर्डिंग होता है। जिनकी जितनी जनसंख्या होती है उनकी बहुमत वगैरह के विषय में वो कहते हैं कि जिनकी ज़्यादा संख्या होती है, जैसे लाइक मजदूर वर्ग है, तो वो अगर अधिक संख्या में वो चाहे तो वो बदल सकते हैं, जो परिवर्तन ला सकते हैं। जब एक ऐसा बिंदु आ जाता है कि जिसमें हीगल ने नोड का नाम दिया था, उन्होंने एक साइंस में नोड का नाम दिया है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि इसी अवस्था में रहकर हम परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं चेंजेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें बिम में चेंजेस लाने पड़ते हैं। किसी भी वस्तु की हालत में, लाइक एग्जांपल दे रखा है उदाहरण के लिए, किसी वस्तु, कोई भी थिंक है, उसकी हालत जो होती है, उसकी सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन, जैसे कि लाइक 0 डिग्री तापमान पर पानी बॉयल होता है तो वो भाप में बदल जाता है। अगर वही 0 डिग्री 100 डिग्री पर रहता है तो वो भाप में बदल जाता है, 0 डिग्री पर होता है तो वो जम जाता है। तो परंतु जैसे कि कई बार होता है कुछ अकस्मात
कई बार प्रभावित नहीं होते उस पर। अक्सर मत अचानक से कुछ चेंजेस अगर आ जाए, कोई भी चेंजेस अचानक से सडनली हो जाए, ताकि वो पानी इसी तरह पानी रह जाए, ना तो 0 डिग्री पे जाए नहीं 100 डिग्री पे आए, तब क्या होगा। परंतु अगले क्षण भाप जो है वो बोलते हैं पानी इसी तरह मानवता की प्रगति भी जो है विकास की धीमी प्रक्रिया से प्रभावित होती है। अर्थात हमें मिडिल में नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़े स्पीडी में। वो क्रांति की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें ये सहते ही नहीं रहना चाहिए जो गम दे रहे हैं हमें पूंजीवादी लोग या पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जिसके द्वारा मजदूरों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो धीमी गति से ही हो रहा है देखा जाए तो। उसमें धीरे धीरे करके परंतु सह रहा है मनुष्य, सहना नहीं चाहिए, उसे क्रांति करनी चाहिए, बल्कि इसमें अचानक लगने वाले धक्के में परिवर्तन लाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अचानक से धक्का देना चाहिए क्रांति करके उन्हें, और सबक सिखाना चाहिए, या एक तरीके से समाज में समानता स्थापित करनी चाहिए। मार्क्सवादी ने इन धक्के को ही क्रांति कहा है ना। और उन्होंने कहा है कि इन क्रांति के माध्यम से उपस्थित नियम को हम इसकी अनिवार्यता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है कि अनिवार्य है, क्रांति के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने हकों को, हितों की पूर्ति कर सकता है यदि वो क्रांतिकर्ता आंदोलन करता है ना। लाइक जैसे साम्यवादी कई सारे देश हैं, चीन हो गया, रूस हो गया, रशिया, इन सब में भी ये कम्युनिज्म पार्टीज रूल्स करती है, रेगुलेशन चलाते हैं, क्योंकि वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है ना। अब हम देखते हैं एक अधिकार पूंजीवादी अस्तित्व चरण का प्रतिनिधित्व भी करती है, पूंजीवाद के बारे में वो बता रहे हैं। जिसके बाद पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या होता है, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव भी पूंजीवादी में शासन करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। जिसके बाद पूंजीवाद और अधिक विकसित नहीं होता। ये गुणात्मक रूप से भिन्न इसलिए भी क्वालिटी में मार्क्सवाद जो है पूंजीवाद से तो डिफरेंट है ही, क्योंकि वो बताते हैं संख्यात्मक परिवर्तनों से बनाया गया है। अस्तित्व में आने के बाद यह भी संख्यात्मक रूप से विकसित होगा, अर्थात वो संख्या के ऊपर बल देता है, जनसंख्या के ऊपर, कि जिसको जितने वोट मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो पार्टीज बनती है ना। अधिक संख्या के विषय में वो बताते हैं। जब तक कि एक ऐसा बिंदु ना आ जाए तब तक द्वंद्वादी छलांग शुरू होती है, यह समाजवाद में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात वो कहते हैं पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए मार्क्सवाद जो है वो क्रांति का समर्थन मांगते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ऊंची छलांग मारनी चाहिए ताकि इस पूंजीवाद को ख़त्म कर दिया जा सके और समाजवाद की स्थापना की जा सके। सेकंड है प्रतिपक्षों की एकता। प्रतिपक्षों की एकता के नियम, यह न केवल वास्तविकता का विरोध स्वरूप ही दर्शाता है, ये जो प्रतिपक्षों की एकता है वो विरोधात्मक स्वरूप है, बल्कि इस तरह के विरोधाभास एकीकरण में भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए सकारात्मक और नकारात्मक भिन्न होने के बावजूद भी पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात डिफरेंसेस हम देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क जो है पश्चिम से पूर्व की ओर भी हो सकती है। दिशाओं के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे विज्ञान ने भी हमें बताया है कि हर एक इकाई में कोई भी यूनिट होती है उसमें ध्रुवीय विरोधी होते हैं, कुछ ना कुछ अपोजिशन होते हैं, है ना। तो जैसे कि बिजली की वस्तु कोई होती है इसके सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना। इसलिए प्रत्येक वस्तु का कारण जो है आर्थिक ना कि प्रत्येक वस्तु जो होती है उसमें भी दो विरोधी तत्व सदैव सम्मिलित होते हैं, अर्थात जिनके विरोध में इनके विरोध में के विकास में वस्तु का विकास होता है, यानी किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसके विषय में बता रहे हैं। पूंजीवाद समाज में पूंजीपति जो होते हैं, एक पूंजीवाद समाज है जिसमें हम सभी जानते हैं निजीकरण को समाहित किया जाता है, उद्योगों के विषय में बात की जाती है, और उसमें पूंजीपति जिनके पास अधिक पैसा है वो श्रमिकों यानी गरीबों का, मजदूरों का इस तरह से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से, चाहे दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, विरोध तो करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, कंपल्सरी विरोधी होते हैं, फिर भी इन दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना विकास नहीं कर सकता, है ना। हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसलिए मार्क्सवाद जो है समाज के विकास का वर्णन करने के लिए विरोधाभास की सहायता लेता है, यानी वो बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर कंपनी नहीं होगी तो मालिक, कंपनी नहीं होगी यानी उद्योग नहीं होंगे तो मजदूर कहाँ काम करेंगे, उन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा, और यदि मजदूरी नहीं होंगे तो कंपनी वाला काम कैसे करवाएगा किसी से, है ना। तो इसलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विरोधाभास भी एक तरह से लड़ाई मतलब झगड़ा भी होता ही है उनमें। तथा यह तत्व इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इसे लेनिन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया। इसी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहा जाता है गाइस, जिसमें दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड तो रहते हैं परंतु विरोधाभास भी चलते रहते हैं, तो इसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया। थर्ड है प्रतिवाद के प्रतिवाद का नियम, यानी प्रतिवाद अर्थात जो वाद विवाद होता है, कोई भी एक टॉपिक निकलता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे प्रतिवाद होता है, उसका सॉल्यूशन भी तो निकलता है ना। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है ना।
तो इसके अनुसार विषय जो है ये विरोध तथा संश्लेषण विकास के विभिन्न चरण होते हैं। कोई डेवलपमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमें विषय अपने आंतरिक विरोधाभासी से टूट जाता है। अगर हम विरोध करने लगेंगे तो क्या होगा, विषय सब्जेक्ट ही टूट जाएगा तथा इस तरह के विरोध का जन्म देता है कि जो दोनों ही इन विरोधाभासों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। कोई भी लड़ाई होती है तो एक जना लड़ाई केवल अकेले में नहीं होती, दो विरोधी विचारधाराओं में होती है ना। जैसा एक अभी मार्क्सवाद की जब पूंजीवाद के विरुद्ध हो रही है, पूंजीवाद भी मार्क्सवाद की आलोचना करता है, तो इस तरीके से वाद व प्रतिवाद जारी रहता है इन दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत गाइस। तो इसी में बताया जा रहा है कि प्रतिवाद जो होता है वो पहले ही दूसरे प्रतिवाद के लिए जारी रहता है। उपयुक्त लिखित जो है हम एक ट्यूटोरियल तरीके से देख सकते हैं, जिसमें मार्क्स की मुख्य रूप से रुचि थी। वो बताते हैं, मार्क्सवाद बताते हैं कि जैसे समानतावाद था सबसे पहले, देन पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद की बात करी उन्होंने, क्योंकि जो समानतावाद था उसमें भी मजदूरों का वो होता था, हनन होता था, उनके शोषण किया जाता। पूंजीवाद में भी ऐसा हुआ, तो इसलिए वो समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें लोगों गरीबों के हितों की बात की जाए। समाजवाद गाइस एक ऐसी थॉट है ना जिसमें हम सोसाइटी की बात करते हैं, सभी की बारे में बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, सभी मानवों को एक तरीके से देखा जाता है। तथा इसके आंतरिक विरोध में भी हम देख सकते हैं, आंतरिक विरोधाभास होते हैं काफ़ी ज़्यादा। पूंजीवाद में प्रतिवाद पैदा हो जाता है, जो कि पहले वाले चरण में समानतावाद में था। लाइक हमने देखा, भूमि का मालिक जो होता है वो शासन करने वाला, वो भूमिहीन किसान मजदूरों का शोषक बना रहता है, उनका शोषण करता है, जिसमें किसानों का शोषण होता रहता है। इसके पश्चात क्या हुआ, पूंजीवाद में उद्योगपति आए, जिन्होंने मालिक वगैरह वर्ग था, जिन्होंने मजदूरों का संबंध में शोषण तथा शोषक आदि, वही संबंध फिर से चलने लगा। तो फिर क्या हुआ, इन सब को देखते हुए लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, हमें अब समाजवाद चाहिए, अर्थात हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समाजवाद का जन्म होगा। प्रतिवाद भी यही वाद है, यानी कि मार्क्सवाद ये कहते हैं कि कोई भी विचारधारा है, अगर उसमें वाद प्रतिवाद होगा तो एक नई विचारधारा का उत्पन्न अवश्य ही होगा। लाइक समाजवाद एक दिन ज़रूर आएगा कि समाजवाद आएगा पूरे विश्व में, जहाँ पे कोई भी गरीब अमीर नहीं होगा, सभी एक वर्ग के रूप में कार्य करेंगे, सभी अपनी हितों की पूर्ति करेंगे। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में गाइज हमने ऊपर पढ़ लिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो इट्स रियली नाइस कॉन्सेप्ट। यू विल इफ आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बहुत आपको अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा मार्क्सवाद के विचारधारा, क्योंकि इसमें समाजवाद की बात की गई है गाइस, साम्यवाद की, कि हमें सभी को हितों की बात करता है ये समाजवाद, गरीबों के कल्याणकारी नियमों की बात करते हैं और समाज के कल्याण की हितों की बात ही करते हैं कि हमें गरीबों के साथ ऐसा शोषण नहीं करना चाहिए, मजदूरों के साथ ऐसा शोषण नहीं करना चाहिए, यानी जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल मिलना ही चाहिए। इसके पक्षधर भी है मार्क्सवाद कि जितनी मेहनत करोगे आप लोग, जितना अवसर आपको मिलेगा, अवसर की समानता की बात करते हैं, और साथ में जितनी मेहनत करोगे उतने आपको वेतन मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि आप विकास कर सकें। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के हम कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। मार्क्सवाद का जो विचार था कि तथ्य, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तथ्य असंबंधित टूटे नहीं होते, कोई भी सच टूटता नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, गरीब और अमीर एक दूसरे पर निर्भर ही हैं कि तरीके से देखा जाए तो, पूंजीपति और मालिक वर्ग या मजदूर वर्ग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उनका अध्ययन इसी तरह अंतःक्रिया के रूप में प्रकाश में होना चाहिए, एक दूसरे के संबंध में हमें पढ़ना चाहिए। ना केवल यह बल्कि तथ्यों को हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी तथ्य तो बदलते रहते हैं ना, कभी कुछ ट्रुथ होता है, कभी कुछ, कभी कोई से विषय में हम पढ़ते हैं, कभी किसी और विषय में, तो परिवर्तनशील रहता है, चेंजेस होते रहते हैं समाज में। विकास से समझकर हम उनका अध्ययन करना चाहिए हमें, कि विकासशील डेवलपमेंट कंट्री में इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है पूंजीवाद की वास्तविक पृष्ठभूमि को तब तक नहीं समझ सकता जो पूंजीवाद है, यानी जो पूंजीवाद की जो हमने थ्योरी अभी पढ़ी, पूंजीवाद के बारे में तो पढ़ रहे हैं गाइस कि पूंजीवाद में क्या होता है, निजीकरण को अस्तित्व होता है, तो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें समाजवाद के बारे में ना पढ़ा हो, हमने समानतावाद की क्या होता है ना, जिसमें पूंजीवाद में परिवर्तन चरण के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को ना देखे। हमने देखा कि इतिहास काल से ही कैसे पूंजीवाद विकसित होता रहा है, और इसी तरह हम पूंजीवाद विकास प्रक्रिया के बाद समाजवाद की उत्पत्ति के विषय में पढ़ते हैं कि अगर अधिक हो जाएगा ये पूंजीवाद जैसे बढ़ रहा है तो समाजवाद की मांग होती है। और कई सारे रूस में भी समाजवादी क्रांति हो चुकी है, बोल्शेविक क्रांति हुई है, जो कि इसी संबंधित थी, मार्क्सवाद से संबंधित। मार्क्स के अब है उस पर भी लोगों ने, जब मार्क्स ने बुलाया था कि सभी क्रांति करो, एक हो जाओ सभी मजदूर, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं रशिया में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो कि इसी पे आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा पे।
तो साम्यवादी इसे वास्तविकता मानते हैं कि पूंजीवाद की निश्चित रूप से एक समाजवाद में बदलना है हमें, कि पूंजीवाद जो है वो खराब हो रहा है तो हमें समाजवाद में उसे चेंजेस करने हैं। तीसरा, इसके अतिरिक्त जब भी हमें विरोधी मिलते हैं, यानी दो अपोजिशन पार्टी मिलती है, लाइक हम देखें ऊपर भी हमने पढ़ा प्रतिवाद के विषय में, तो हमें उनके सकारात्मक संयोजन को भी ढूंढना चाहिए, नकारात्मक को नहीं देखना चाहिए हमेशा नेगेटिव। हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए, क्योंकि विरोधी हमेशा एकत्रित होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रकृति में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, अट्रैक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं किसी चीज़ों से। हम केवल इसी की बात को स्वीकार करने पर समाजवादी जो समाज है वो समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। हम समाजवादी समाज में क्या होता है, सभी की समस्याओं को सुलझाया जाता है। अंत में हम प्रकृति तथा समाज में विरोधाभास ढूंढना चाहिए हमें, कि समाज में क्या चीज़ समस्या उत्पन्न कौन सी वैसे कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह सभी तरह के हम विकास में देख सकते हैं विरोधाभास होते हैं, सब एक दूसरे के अपोजिशन पार्टी भी होते हैं, प्रत्येक प्रेरक शक्ति का काम भी करते कुछ, है ना। लाइक इतिहास काल में जो घटनाएं घटती हैं उससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं, इंस्पायर होकर हम पावर को ढूंढ सकते हैं। पूंजीवाद का मूलभूत जो विरोधाभास यही है कि एक और तो ये सहकारी उत्पादन प्रोडक्शन पे काम करता है, पूंजीवाद प्रोडक्शन पर आधारित रहता है, तथा दूसरी ओर उत्पादन के साधन के रूप में निजी स्वामित्व की बात करता है, कि प्राइवेटाइजेशन होता है इसमें पूंजीवाद में। इसलिए पर समाजवाद में क्या होता है, भौतिकता की प्रक्रिया के अंतर्गत दो विरोधी तत्वों को झगड़ों के कारण पैदा होते हैं। हम देखते हैं समाजवाद कब होगा, जब दो वर्ग क्रांति करते हैं, लाइक पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग अगर क्रांति करेंगे तभी समाजवाद स्थापित हो पाएगा समाज में। तो अब मार्क्सवाद के जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ ली गाइस, अब उसकी क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। मैं क्रिटिसिज्म और मार्क्स थ्योरीज, चाहे मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रबुद्ध धारणा दी, अच्छे से उन्होंने बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये है, मनुष्य को हमें अब समाजवाद की ओर जाना चाहिए, परंतु इसमें भी आत्म साध करने के स्थान पर तत्वों को प्रतिस्थापित करके वे वादा करता है कि उसने हीगल के द्वंद्वात्मक को सही दिशा दी है। फिर भी आलोचना को उन्होंने उससे छूता नहीं रहा, यानी कि इनकी थ्योरी की भी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं कई सारे विचारकों द्वारा। लाइक पहले हम देखते हैं सेबाइन तथा वेपर नाम के विचारक, उन्होंने क्या आलोचना की है मार्क्स की। मार्क्स इनके इन दोनों थिंकर्स के अनुसार मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना गाइस, वो विद्यार्थियों को समझने में सामने जो है कठिनाइयाँ लेकर आती है, स्टूडेंट के सामने एक तरीके से देखते हैं, क्योंकि मार्क्स तथा एंगल्स में कभी भी अपने विचारों या धारणाओं को विस्तृत रूप में नहीं दिया, यानी आलोचना करते कह रहे हैं कि तुमने अच्छे से नहीं बताया, एनालिसिस अच्छे से नहीं किया, क्योंकि उनके विचार ही उनकी रचनाओं में शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो उनकी बुक्स लिखी है ना वही हम उनके विचार में पढ़ रहे हैं गाइस, क्योंकि उन्होंने बुक में यही लिखा है। इसका कारण यह है कि मार्क्स दर्शन जो है, मार्क्स का जो दर्शन है, उसकी फिलॉसफी जो है वो शास्त्र की अपेक्षा राजनीति है, यानी पॉलिटिक्स के विषय में वो बताते हैं, कानून तथा अर्थशास्त्र में अधिक रुचि लेता है, यानी हमने पढ़ा ना अर्थव्यवस्था में भी मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया जाता है, तो इसलिए आलोचना करते हुए ये विचारक ये कह रहे हैं। सेकंड है हेलोवन नाम के विचारक, उसने कहा है कि मार्क्स जो है ना स्वयं एक गंभीर दार्शनिक नहीं था, वो सीरियस नहीं था, फिलोसोफर नहीं था, सीरियस फिलोसोफर नहीं था, ऐसा कह रहे हैं हेलोवन, जो कि कुछ गंभीरता उसमें ये है, वह सब हीगल के दर्शन से ही ली गई। वो कहता है कि जो अगर थोड़ी बहुत भी सीरियसनेस है ना मार्क्स के अंदर, तो वो उसने हीगल से ही ली है, ऐसा बोल रहे हैं हेलोवन मार्क्स को। एंड नेक्स्ट है प्लेमेनाज नाम के एक विचारक, वो कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो ये कह रहे हैं प्लेमेनाज, क्योंकि इसका महत्व बहुत कम है, कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कम है इसकी, क्योंकि अब तो लोग सभी निजीकरण की तरफ आकर्षित हो रही है, तो केवल ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए मन बनाने के लिए एक प्रारंभिक मॉडल के रूप में कार्य करता है, ऐसा बोल रहे हैं प्लेमेनाज। अब गाइस हम निष्कर्ष देख लेते हैं अपने आंसर का। निष्कर्ष के स्वरूप में हम क्या कह सकते हैं कि मार्क्स ने चाहे ये दावा किया है, मार्क्स ने जो ये दावा किया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा उसने हीगल के द्वंद्वात्मक पूर्ण तरह से उल्टा दिया, यानी हीगल ने जो द्वंद्वात्मक दिया या मार्क्स ने दिया, वो दोनों डिफरेंसेस हैं, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, है ना, उन दोनों में डिफरेंसेस है। फिर भी उनका यह दावा है कि पूरी तरह से सही नहीं, कि पूंजीवादी हो चाहे समानता, सभी में मजदूरों व अन्य कमजोर वर्गों को शोषण होता है। लाइक हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं गाइस कि समानतावाद हो या पूंजीवाद, सभी में जो है मजदूरों का किसी न किसी रूप में मजदूर किसान इन सब का शोषण होता रहा है, और जिसे रोकने के लिए मार्क्स ने अपनी क्रांति के पक्षधर के स्थापना के पक्षधर हैं, वो कहते हैं तथा सभी मजदूरों व शोषित वर्ग को आह्वान देते हैं, यानी बुलाते हैं कि सभी मजदूर एक हो जाओ और एक पूंजीवादी इन पूंजीवादी और पूंजीपतियों के सभी साधन को छीनकर आपस में बांट लो और एक नए समाज को बनाओ, जिससे कि जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, सभी बराबर होंगे, एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, जहाँ हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि जहाँ समानतावाद होगा वहाँ पूंजीवादी में
जो समानतावाद या पूंजीवाद युग में क्या होता था, मेहनत ज़्यादा करवाते थे लोगों से या करवाते हैं तो उसमें उन्हें कम फ़ायदा मिलता था, क्योंकि पूंजीपति मालिक जो है, मालिक वर्ग हो या पूंजीपति हो, वो अधिक फ़ायदा उठा लेते हैं। परंतु साम्यवादी युग जो है एक ऐसा युग होगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, सभी को अपनी मेहनत का समान वेतन मिलेगा, सभी आवश्यक चीज़ें मिलेंगी अपने डेवलपमेंट के लिए। अतः साम्यवादी युग में वर्ग खत्म हो जाएगा, ऐसे मार्क्सवाद की अपेक्षा है देखा जाए तो। यद्यपि इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आंतरिक त्रुटियां भी एवं भ्रम भी हैं। कुछ थिंकर्स के द्वारा जाकर हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये सच हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि हम थोड़े बहुत तो समाजवादी हैं, परंतु पूर्ण रूप से साम्यवादी देश मिलना मुश्किल है। सो गाइज, ये हो गया हमारा कंप्लीट, हमारा फर्स्ट पूरा सब्जेक्ट, हमारे मेन कोर का फर्स्ट मेन कोर का जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी आज खत्म हो गई। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड गाइज। अब मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो प्लीज़ सी ऑल दी यूनिट इन द प्ले लिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद द फ्रेंड्स मोर एंड मोर।